आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यालय में पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को टू पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था और उस टू पोर्ट नेटवर्क में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड ABCD पैरामीटर्स काउंट किए थे। उसी कैलकुलेशन में हमने Vx एक वेरिएबल, एक वोल्टेज वेरिएबल जो कि x लेंथ ऑफ द लाइन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये मान लेते हैं कि ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, एक डॉटेड वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसमें इसके सीरीज पैरामीटर्स भी हैं और शंट पैरामीटर्स भी हैं। सो Vs Is और Vr Ir के बीच में हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया था इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। x यहाँ पर 0 है, x यहाँ पर L है। तो व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम द रिसीविंग टू द सेंडिंग इन द लाइन लेंथ पैरामीटर x गेट चेंज फ्रॉम 0 टू L। तो लाइन की लेंथ जो है वो L है। तो इसमें Vx एक वोल्टेज पैरामीटर है जो कि लेंथ ऑफ द लाइन पर डिपेंडेंट है, उसको हमने ये फाइंड आउट किया था। फिर वहीं से हमने डिराइव किया था कि अगर x 0 हो जाए दैट मीन्स रिसीविंग इन, देन हमारे पास Vr आ जाएगा। x अगर L हो जाए तो यही VL में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था VL का मतलब है कि Vs हो जाएगा, VL का मतलब है कि Vs, यानी हम यहाँ पर आ गए हैं सेंडिंग इन पर। तो यही इक्वेशन कन्वर्ट हो गई थी सेंडिंग इक्वेशन में और Vr और Vs के बीच में रिलेशन आ गया था। यहीं से हमने पैरामीटर्स को काउंट किया था। ये x है, ये L हो गया था। तो ये इक्वेशन बन गई थी, सेंडिंग इन वोल्टेज की इक्वेशन बन गई थी। ठीक है, तो आज हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जो क्या इन्फॉर्मेशन और है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इक्वेशन में दो पार्ट हैं, इनका क्या मीनिंग है और इससे हमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x जो है ये एक स्पेस पैरामीटर है, लेंथ ऑफ द लाइन है जो कि जिसको वेरी करके हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपनी लाइन में। तो गामा क्या है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। तो गामा को अगर हम गामा इंडिकेट द प्रोपगेशन कांस्टेंट, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि गामा क्या है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो गामा क्या होता है? रूट y इंटू जेड या जेड इंटू वाई। तो यहाँ पर जो y होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब इनका आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सेफली एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अल्फ़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कुछ एक रियल पार्ट है और कुछ एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जो रियल पार्ट है उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट। अल्फ़ा का जो रियल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट। और ये जो बीटा है इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट। सो अल्फ़ा बेसिकली प्रोपोगेशन है कि वेव प्रोपोगेट कर रही है, किसी तरफ जो है वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो प्रोपोगेशन में उसका फेज और उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा, उसका फेज भी चेंज होता रहेगा। तो उन्हीं दोनों से मिलकर के प्रोपोगेशन बनता है, यानी एटेन्यूएट होती रहेगी वेव, इसका मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा और फेज भी चेंज होता रहेगा। तो उसकी इन दोनों को मिला करके एक ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट बन जाता है। Vx हो जाएगा Vr प्लस IRZC/2। अल्फ़ा को, गामा को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर माने तो अल्फ़ा प्लस जे बीटा x प्लस Vr माइनस IRZC/2 माइनस अल्फ़ा प्लस जे बीटा x। सो थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा Vr प्लस
आई आर जेड सी, इसको हम अल्फ़ा लिख सकते हैं और अल्फ़ा एक्स और इनटू जे बीटा एक्स, प्लस में है प्लस जे बीटा एक्स। उसी तरीके से दूसरे टर्म को भी हम माइनस आई आर जेड सी अपॉन टू माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू माइनस जे बीटा एक्स। ठीक है, तो हमने इसको, अब देखिए इसको हम वी आर प्लस आई आर जेड सी और इसी तरीके से वी आर माइनस आई आर जेड सी, ये वाला टर्म, इनका भी अगर हम इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी ये जो वी आर है ये भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकता है या फिर इसकी कुछ रियल और इमेजिनरी वैल्यू हो सकती है, इसी तरीके से आई आर की भी हो सकती है। तो इसको अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में कुछ ना कुछ इसका फेज एंगल होगा, लेट दैट इज φ1। उसी तरीके से वी आर माइनस आई आर जेड सी है, अगर उसको भी हम कंपोनेंट में कन्वर्ट करें तो कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा, कुछ फेज एंगल होगा, कुछ ना कुछ इसका रियल पार्ट होगा, कुछ ना कुछ इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस वजह से ये होगा एंगल φ2। अब जैसे वी आर है, इसको हम मान सकते हैं कि वी आर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वी आर विद एंगल φr मान लेते हैं। उसी तरीके से आई आर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड आई आर विद एंगल φr या φr समथिंग, कुछ इसको चेंज सपोज कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्टेंट एंगल φ1 आ जाएगा। तो हमने इसको इस इंटरमीडिएट कैलकुलेशन को इम्पोर्टेंस ना देते हुए इसको हमने मान लिया कि इस पूरे टर्म के साथ जो एसोसिएटेड एंगल है वो φ1 है और इस पूरे टर्म के साथ जो एसोसिएटेड एंगल है वो φ2 है। मैग्नीट्यूड हो गया मॉड ऑफ वी आर प्लस आई आर जेड, इसका हो गया मैग्नीट्यूड वी आर मॉड ऑफ वी आर माइनस आई आर जेड सी और एंगल इसके साथ एसोसिएटेड है φ2, इसके साथ हमने मान लिया कि φ1 है। तो अगर ये एंगल इसके साथ एसोसिएटेड, यानी कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है वी आर प्लस आई आर, इसका मैग्नीट्यूड है वी आर प्लस आई आर जेड सी, इसका मैग्नीट्यूड है और एंगल इसके साथ φ1 एसोसिएटेड है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं मॉड वी आर, यूलर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इसको लिख सकते हैं जे φ1 की तरीके से लिख सकते हैं। कॉस हो जाएगा इसका रियल कंपोनेंट और साइन ऑफ दिस हो जाएगा इसका इमेजिनरी कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस, यानी मॉड वी आर प्लस आई आर जेड सी अपॉन 2, ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड एंगल है वो है एंगल जे φ1। ये पहले से है अल्फ़ा एक्स जे बीटा एक्स, सो ये पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये अब दूसरे टर्म में हो जाएगा मैग्नीट्यूड वी आर माइनस आई आर जेड सी बाई 2 और ये हो जाएगा ई पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू ई पावर माइनस जे बीटा एक्स। इसके साथ जो एसोसिएटेड एंगल है पहले उसको लिख लेते हैं, यह है ई की पावर जे φ2, ये फिर इसके बाद ई पावर अल्फ़ा एक्स जे माइनस जे बीटा एक्स। सो अब सारा ई की पावर है, बेस सेम है, तो हम इसको चाहे तो एडअप कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वाले टर्म को हम ऐड कर लेते हैं जिसमें आयोटा यूज़ हो रहा है, और इस रियल टर्म को अलग कर लेते हैं और इस टर्म को हम ऐड कर लेते हैं जे बीटा एक्स प्लस φ1 अल्फ़ा, ये माइनस है यहाँ पे, माइनस अल्फ़ा एक्स ई टू द पावर माइनस जे बीटा एक्स माइनस फाइव, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए माइनस हो जाएगा φ2। तो इस तरीके से हमने
ये एक इसको और सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये Vs है, इसी का अभी तक हम कन्वर्जन कर रहे थे। तो इस Vs में ये मैग्नीट्यूड है, उसके साथ ये फेज एंगल है। ये मैग्नीट्यूड है और उसके साथ ये कुछ फेज एंगल है। एक टर्म ये है, उसी तरीके से दूसरा टर्म भी है मैग्नीट्यूड और उसके साथ ये कुछ फेज एंगल फाई है। तो आयोटा के फॉर्म में भी हम फेज एंगल लिख सकते हैं, जैसा ये हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, इतना हो गया इस मैग्नीट्यूड इस टर्म का, और ये इसके साथ एसोसिएटेड फेज एंगल। उसी तरीके से इतना हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसके साथ एसोसिएटेड एंगल। तो अगर हम इसको टाइम डिपेंडेंट, अभी ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, लेंथ डिपेंडेंट है ये टर्म वोल्टेज का, इसको हम टाइम डिपेंडेंट टर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको x, t एक और वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टाइम। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये RMS वैल्यू अभी तक लिखी हुई है। इस RMS वैल्यू को हम एक टाइम डिपेंडेंट वैल्यू में या इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई RMS वैल्यू V है, तो RMS वैल्यू क्या होती है, Vm/√2। Vm साइनसॉइडल अगर कोई क्वांटिटी है तो उसको हम इस तरीके से उसमें कन्वर्जन कर सकते हैं RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में, Vm/√2। तो यहाँ से हमको Vm मिल जाएगा, Vm विल बी Vrms इंटू √2, तो √2 इंटू Vrms। तो ये साइनसॉइडल क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर जो साइनसॉइडल क्वांटिटी V ऑफ t और V ऑफ ओमेगा t विल बी मैक्सिमम वैल्यू √2V, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और कॉस ऑफ ओमेगा t और साइन कोई भी एक ले सकते हैं, कॉस ओमेगा t एज पर आवर रिलायबिलिटी दोनों ही साइनसॉइडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस ओमेगा t और साइन ओमेगा t। तो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये कॉस ओमेगा t और साइन ओमेगा t। तो इस तरीके से हम किसी भी RMS वैल्यू को इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कन्वर्जन करेंगे इसको। अब हम टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी के टर्म में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा √2 इंटू दिस मैग्नीट्यूड VR, √2 इंटू VR प्लस IRZC अपॉन 2e अल्फ़ा x। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब अगर हम कोसाइन ले लेंगे तो रिलायबिलिटी रहेगी, क्योंकि इसका रियल पार्ट ही जो होगा वो एक टाइम डिपेंडेंट या इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन जाएगा। तो एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन में हम कॉस और साइन दोनों को एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ फेज डिफरेंस का अंतर होता है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस का। तो कॉस ये हो जाएगा ओमेगा t प्लस बीटा x प्लस φ1। ठीक है, जैसे कोई एंगल अगर फाई एसोसिएटेड रहता है तो अगर हम साइनसॉइडल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं तो ओमेगा t प्लस फाई हो जाता है, ओमेगा t प्लस फाई। अगर क्वांटिटी फोर्थ क्वाड्रेंट में है अगर वेक्टर तो -5 हो जाता है। सो ये प्लस 5। इसी तरीके से दूसरा टर्म जो होगा वो हो जाएगा √2 VR माइनस IRZC बाई 2 e की पावर माइनस अल्फ़ा x, और इस ये जो एंगल है ये एंगल एसोसिएटेड है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा t। प्लस में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा प्लस ए, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस बीटा x, ये अगर माइनस इनसाइड कर देंगे तो ये प्लस φ2। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस अल्फ़ा x देन कॉस ओमेगा t माइनस बीटा x प्लस φ2। ये हो जाएगा दूसरा टर्म। तो यहाँ पर अब ये टाइम डिपेंडेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, यानी ये V1 xt हो गया और ये V2 xt हो गया। तो इसका मतलब वोल्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन दो टाइम डिपेंडेंट, इन दो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सम जो है आपका नेट वोल्टेज होता है। तो इसको अगर हम
ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफिकली कि ये कैसा अपीयर होता है, कैसा मालूम होता है और ये कैसा मालूम होता है, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये एक वेव फॉर्म ड्रॉ करी है इस फर्स्ट पार्ट का V1 का। सो ये रिसीविंग एंड है x = 0 और ये आपका ये सेंडिंग एंड है x = L, ये सेंडिंग एंड है। तो इधर से इधर जैसे जैसे जाएंगे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी e⁻∝x इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये एनवलप एक बना देता है जिसके अंदर ये कॉस की वेव फॉर्म ये वेरी करती है। तो जैसे जैसे हम x से इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये एनवलप बढ़ता जा रहा है। या इधर से अगर हम देखें, सेंडिंग एंड से देखें, तो इधर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये एक नॉर्मल वोल्टेज फ्लो का पैटर्न होता है कि अगर हम सेंडिंग एंड से यानी सोर्स वोल्टेज से लोड की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वोल्टेज क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, वोल्टेज ड्रॉप होता जाता है। तो ये एक वोल्टेज अप्लाई करने का या सेंड करने का या अपीयर होने का एक पैटर्न है वोल्टेज का। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं इंसिडेंट वेव, कि जो वेव फॉर्म लोड पर इंसिडेंट हो रही है, लोड की तरफ जा रही है। तो इस फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव जो कि लोड की तरफ जा रही है। जैसा आप देख रहे हैं कि अगर हम से सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ जा रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड घटता जाता है। और जैसे जैसे टाइम आफ्टर टी टाइम, आफ्टर डेल्टा टी टाइम, इसी वेव फॉर्म में ये वेव फॉर्म शिफ्ट हो जाती है। ये वेव फॉर्म, इसकी जो वेवलेंथ है ये इसको यहाँ पर हम दिखा सकते हैं λ/2, दो मिल करके ये लैम्डा हो जाएगी। और ये जो फेज शिफ्ट है, ये जो फेज शिफ्ट बना है आफ्टर टी टाइम, ये फेज शिफ्ट होता है ω∆t इस बीटा। बीटा क्या है, फेज कांस्टेंट है। तो इस फेज कांस्टेंट से ये वेव फॉर्म शिफ्ट होती जाती है। तो आपको ऐसा अपीयर होता है कि ये वेव फॉर्म इधर की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। तो इस वेव फॉर्म को, इस फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं इंसिडेंट वेव। अगर हम इसको ड्रॉ करें, दूसरे पार्ट को अगर हम ड्रॉ करें, तो चलिए अब दूसरे पार्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इधर हाफ पोर्शन में हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये मार्क कर लेते हैं, ये आपका रिसीविंग एंड हो गया और ये जो है ये सेंडिंग एंड हो गया। तो इसमें तो यहाँ पर जो एनवलप बनता है वो -αx का बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एनवलप बन रहा है वो -αx का बन रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है वैसे वैसे, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती जाती है, e⁻∝x की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही थी e⁻∝x क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। ये एनवलप क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। और यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस रिसीविंग एंड और सेंडिंग, ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ रही वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये α x क्या होता जा रहा है, ये रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये एक इस साइनोसाइडल वेव फॉर्म की एक बाउंड्री डिसाइड करती है कि इसी के इनसाइड ये वेरी होगा। तो यहाँ पर ये वेव फॉर्म आप देख सकते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड, जब हम सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तरफ अगर देखें तो मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। और जो इसकी शिफ्टिंग होती है वेव फॉर्म की, तो वो इस टाइप से वेव फॉर्म आपकी आफ्टर टी टाइम इस टाइप से वेव फॉर्म शिफ्ट होती है। तो ऐसा महसूस होता है कि इसे वेव फॉर्म सेंडिंग एंड से, रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ जा रही है, क्योंकि वोल्टेज इधर से इधर की तरफ क्या होता है, रिड्यूस हो रहा होता है। तो ऐसा लगता है कि सोर्स यहाँ पर है, लोड यहाँ पर है। तो जो वेव फॉर्म जा रही होती है वो रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ जा रही है। इस वजह से इस हाफ पैटर्न को कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्ट होकर के, लोड से रिफ्लेक्ट होकर के सोर्स की तरफ जा रही है, इस वजह से इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। ये हो गया इंसिडेंट वेव,
ये वेव फॉर्म हो गई इंसिडेंट वेव फॉर्म जो इधर से इधर चल रही है, और रिफ्लेक्टेड वेव इधर से इधर चल रही है। एट एनी टाइम कितना ट्रांसमिशन लाइन पर वोल्टेज है वो इन दोनों वोल्टेज का क्या होता है, सम होता है। इन दोनों वोल्टेज का सम होता है, इंसिडेंट वेव और रिसीविंग इन वोल्टेज का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये हमने डेराइव किया था लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में। इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं और दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। ये आपका ये पार्ट होता है इंसिडेंट वेव और ये होता है रिफ्लेक्टेड वेव। अगर हम इस सेकेंड पार्ट में देखें कि अगर हम इस रिफ्लेक्टेड वेव को जीरो करना चाहते हैं तो जो अगर रिफ्लेक्टेड वेव को जीरो करना चाहते हैं तो यानी इसमें VR माइनस IR ZC क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो होगा तो VR बाई IR आप ध्यान दीजिए कि VR बाई IR क्या होगा, लोड इम्पीडेंस होगा, क्योंकि रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइड बाई रिसीविंग इन करंट, तो लोड इम्पीडेंस होगा, लोड इम्पीडेंस। और वो लोड इम्पीडेंस किसके इक्वल होगा, ZC के इक्वल। यानी ZL जब ZC के इक्वल हो जाए, करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल हो जाए, तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्टेड वेव जीरो हो जाएगी जब ZL ZC के इक्वल हो जाएगा। तो वो ट्रांसमिशन लाइन जिसमें लोड जो है करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल होता है, उस ट्रांसमिशन लाइन को हम इनफाइनाइट लाइन कहते हैं, क्योंकि उसमें ये वेव को या वोल्टेज वेव को या करंट वेव को यही नहीं समझ में आता है कि कहाँ पर लाइन टर्मिनेट हो रही, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट करे। तो लाइन रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाती है और वो कॉन्टीन्यूअस फॉरवर्ड मूव में रहती है। तो ऐसी लाइन जिसमें कि लोड आपका करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल होता है, उस लाइन को हम इनफाइनाइट लाइन कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस इम्पीडेंस को सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है और सर्ज इम्पीडेंस या इम्पीडेंस लोडिंग क्या होती है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग SIL क्या होती है। टिल देन, थैंक यू।